गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 के एक नई टॉपिक विद्युत धारा का सेलों का संयोजन क्या होता है, वो आवश्यकता होती है। तो सेलों के संयोजन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सेलों का संयोजन क्यों करें, किस लिए करें। तो हमें पता है कि कभी कभी कुछ ऐसे परिपथ होते हैं जिसमें अधिक से अधिक धारा की जरूरत है। तो जब अधिक से अधिक धारा की जरूरत होगी तो हम एक सेल के द्वारा कोई उतनी धारा नहीं ले सकते। तो एक सेल से जब हमको प्रबल धारा नहीं मिलेगी, इसलिए हमको सेलों के संयोजन की जरूरत है। तो सेलों के संयोजन के लिए हमारे पास 3 संयोजन हैं, जिसमें से पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो जिसमें से हम पहला टॉपिक देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके लिए हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और इससे प्रबल धारा हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला उत्पन्न करेंगे। साथ साथ यह भी हम लोग जानेंगे कि हमें किन सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, किन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और कब हमें सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग पहले टॉपिक में देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए करते क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग एक रस्सी से दूसरे रस्सी को गांठ बांध के जोड़ते जाते हैं, ठीक उसी तरह से ऐसे ही सेलों को जोड़ देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, जब आजकल तो नई सिस्टम आ गई है, पहले जो था, जो टार्च हम लोग के आते थे, अभी भी आते हैं, उन टार्चों में सेल लगाया जाता है। तो एक सेल लगाने के बाद फिर उसके पीछे दूसरा सेल लगाते थे। अब उस सेलों के लगाने में भी ट्रिक है। अगर कहीं हम सेल को उल्टा लगा देंगे तो हमारा जो टार्च था वो जलेगा नहीं। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे जोड़ते हैं। तो एक सेल का अगर ऋण ध्रुव है तो दूसरे सेल का धन ध्रुव उसके साथ जुड़ेगा, यानी कि पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ेगा, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ेगा, और ऐसे ही हम आगे सेलों को जोड़ते चले जाएंगे। और ऐसा संयोजन ही हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें धारा हमको कैसे अधिकतम मिलती है, तो इसके लिए हमने एक श्रेणी क्रम संयोजन तैयार किया है, परिपथ बना दिया है, जिसमें से कई सेल लगे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर हमने n सेलों को लिया है। अब प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो अलग अलग है, हर सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग, और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो अब एक सेल ये है और n सेल लगे हैं, सबके आंतरिक प्रतिरोध भी हैं, जिसको हम लोग R1, R2, R3 से देखते हैं, और n सेल हैं तो Rn लास्ट वाले का हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो इस टोटल सेलों को अगर हटा के हम एक सेल लगा दें तो वह एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो इस पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल जो होगा, क्या चीज, वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En, कुल विद्युत वाहक बल, जो सभी सेलों के अलग अलग विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। अगर सबका विद्युत वाहक बल मिल करके वो मान लेगा E हो जाए, तो E जो होगा वह E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En, ये हो गया हमारा पूरे सेल का विद्युत वाहक बल, जो पूरे परिपथ का हो जाए। अब यदि हम यह कहें
कि इसके साथ इसके आंतरिक प्रतिरोध है, तो सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये भी हमको जानना है। तो सबका आंतरिक प्रतिरोध, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबके आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। तो पहले का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, इसी तरह लास्ट वाले का क्या होगा, Rn होगा। अब ये भी आपके किस क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका कुल जो प्रतिरोध होता है उनके सबके योग के बराबर होता है। तो हम आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 R3 डॉट Rn, ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध R हो, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, R, तो ये जो R होगा वह R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट Rn के योग के तुल्य होगा। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस परिपथ में एक बाहरी प्रतिरोध भी लगा है। जैसे मान लो ये बाहरी प्रतिरोध का मतलब है कोई बल्ब लगा दिया हमने, कुछ भी, कोई पंखा लगा दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है R, जो इन सब के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। बाहरी प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध R है। तो परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस कैपिटल R। अब हमें मिल गया इस पूरे सेल का विद्युत वाहक बल मिल गया, यानी सेल में सेलों को जोड़ने के बाद कुल हमारा विद्युत वाहक प्राप्त हो गया, कुल प्रतिरोध प्राप्त हो गया। तो अब देखते हैं ये सभी सेल मिलके इस बाहरी सेल में क्या धारा देंगे, क्योंकि सब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सब में धारा समान बहेगी और इनके द्वारा जो धारा बह के आएगी वही धारा इस बाहरी परिपथ में बहेगी। तो बाहरी परिपथ में धारा का मान हो जाएगा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा E है, कुल परिपथ का प्रतिरोध हमारा है स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगा P अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल। ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम परिपथ में बहने वाली कुल धारा। अब इसकी थोड़ी सी और कंडीशन है, यदि सभी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो सेम होता है। अब नंबर 1, यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E होता है, पर सभी का नहीं, प्रत्येक का। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R हो, तो अब हमको ये देखना है कि जो सभी सेल ले जाए, अगर सबके विद्युत वाहक बल समान हो और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो, एक समान। जैसे हम किसी एक ही कंपनी का सब सेल ले लें, जितने सेल हम इसमें यूज करें एक ही कंपनी का, तो उस स्थिति में जो कुल विद्युत वाहक बल होगा
विद्युत वाहक बल वह E प्लस ई डॉट डॉट एन, यानी इसका भी इस तरह n सेल है तो सबका विद्युत वाहक बल E को हम n पदों तक जोड़ेंगे, n पदों तक, तो E को n बार जोड़े या E में n से गुणा कर दे, बात वही हुआ, तो वो हो जाएगा आपका n। अब आंतरिक प्रतिरोध सबका हमने समान अगर लिया है तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ये हो जाएगा R प्लस R डॉट डॉट n पदों तक, तो ये हो जाएगा हमारा n। बाहरी प्रतिरोध हमारा R है, तो परिपथ का प्रतिरोध कुल प्रतिरोध n R प्लस कैपिटल R, तो हमारा धारा हो जाएगी I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अब बता परिपथ का कुल प्रतिरोध, वह हो गया n E बटा n R प्लस कैपिटल। अब इसकी हमारी दो स्थिति, इसकी भी दो स्थिति। प्रथम स्थिति क्या है, यदि n R मच स्मॉलर देन कैपिटल R, तो n R टेंड्स टू 0। जब n R टेंड्स टू 0 होगा तो वह स्थिति हमारी बता रही है किस चीज को, कि अगर सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की अपेक्षा नगण्य हो तो परिपथ में जो धारा होगी वह होगी I इक्वल टू n E अपॉन R, अर्थात I बराबर n E बाई R। इस स्थिति में जो परिपथ में धारा बहेगी वह E बाई R एक सेल की धारा होगी, तो एक सेल की धारा की n गुनी धारा बहेगी। मतलब अगर हम 5 सेल उसमें जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम की स्थिति में उसमें धारा जो होगी बाहरी परिपथ में वह एक सेल की धारा की 5 गुनी होगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि n R मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो कैपिटल R टेंड्स टू 0, और इस स्थिति में जो धारा होगी वह I इक्वल टू n E अपॉन n स्मॉल r, क्योंकि R 0 हो गया तो n से n कैंसिल हो गया, तो I हो जाएगा n E अपॉन R। ओ सॉरी, n से n कैंसिल हो गया। ये जो धारा है वह एक सेल की धारा के ही बराबर है, जिससे हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कुल आंतरिक जो सेल सब जुड़े हैं सभी से, अगर इन सबका आंतरिक प्रतिरोध इस बाहरी प्रतिरोध से बहुत अधिक, मतलब यह आंतरिक प्रतिरोधों से की अपेक्षा यह लगभग नगण्य हो, तो इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस परिपथ में जो धारा बहेगी वह केवल एक सेल के बराबर ही धारा बहेगी। यह इस बात को बता। तो इन सारे संयोजनों से हमको क्या पता चला, पहली कंडीशन में दिख रहा है कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो तो हम इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी हमको धारा का लाभ होगा। और अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा तो उन सेलों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं। स्पष्ट। अब
यदि बात समझ में आ गई हो तो आप लोग कृपया लाइक करें, कमेंट करें। कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिखें, हम आपको जो है उसका आंसर ज़रूर बताएंगे, कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।